Hi, good evening. This is Mohammad Tausif Kamran. Welcome to you in History at Glance. आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राद। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने द रशियन एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है तो पूरे रशिया की कंडीशंस, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस दोनों ख़राब होने लगती है। रशिया के इकोनॉमी के अंदर वैसे भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस का कंट्रीब्यूशंस कम था, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार आता है तो जो भी प्रोडक्शंस हो रहे होते हैं वो भी रुक जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ थे वो उसका डिटोरिएशन होता है, उसके अंदर कमी आती है। साथ ही साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार कब स्टार्ट होने से रशिया के अंदर फूड ग्रेन्स की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि 1914 के बाद आए दिनों ब्रेड्स के शॉप पे दंगे होते रहते हैं ब्रेड्स के परचेजेस को लेके। इसके अलावा जो कंजप्शंस के आइटम थे, कंज्यूम आइटम थे, खाने पीने की चीज़ें थी, उन सब के जो प्राइस हैं वो हाइक कर गए थे। तो कुल मिलाकर रशिया की जो कंडीशंस है, चाहे इकोनॉमिक लेवल पर देखें वो ख़राब हो गई थी, और सोशल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो उसकी भी कंडीशंस हम लोगों को सही नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह से जो एक कंक्लूज़न निकलता है कि रशिया की कंडीशंस जो है 1914 से और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, और ये कंडीशन 14 में, 15 में और 16 और 17 में भी कंटिन्यू रहता है। लेकिन जब लगातार रशिया की या किसी भी मुल्क की, किसी भी कंट्री की कंडीशंस ख़राब होती है तो कोई भी पब्लिक बहुत ज़्यादा उसे टॉलरेट नहीं कर सकती है, उसे बहुत ज़्यादा दिनों तक सह नहीं सकती है, क्योंकि किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ के सहने की एक शक्ति होती है, एक ताकत होती है, और उसकी लिमिटेशंस होती है। वो उस हद तक ही उसे सह सकता है, और उसके बाद वो रिवॉल्ट पर उतर आता है। ऐसा ही कुछ रशिया के अंदर हुआ, जिसे हम लोग फेब्रुअरी रेवोल्यूशन 1917 के नाम से जानते हैं। और इस वीडियो में आज हम लोग उसी रशियन रेवोल्यूशन 1917 के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा पिछले वीडियो में भी और अभी भी हमने बताया कि रशिया की कंडीशन 1914 से ख़राब होने लगी थी, और ये कंटिन्यूसली 1917 में भी कंटिन्यू रही। अगर रशिया के शहर, खास करके उसका जो सेंट पीटर्सबर्ग था, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान एंटी जर्मन सेंटीमेंट की वजह से उसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राद कर दिया गया था। तो पेट्रोग्राद की अगर बनावट देखेंगे आप तो पाएंगे कि एक रिवर जिसका नाम रहता है नेवा, ये नेवा रिवर जो है वो पूरे शहर को दो पार्ट में डिवाइड किए हुई थी। नेवा रिवर के दाएं साइड, राइट साइड में वर्कर्स थे, वर्कर्स के क्वार्टर्स थे, फैक्ट्रीज थी, यानी कहिए कि उसका इंडस्ट्रियल एरिया था। और उसके लेफ्ट साइड में विंटर पैलेस थे जहाँ किंग रहा करता था, ड्यूमा यानी वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसकी बिल्डिंग्स थी, ऑफिसर्स क्वार्टर्स थे, पुलिस हेड क्वार्टर्स थे। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक फैशनेबल शहर था जहाँ अमीर लोग रहा करते थे। तो एक तरह से नेचुरली जो है वो नेवा नदी वो अमीरी और गरीबी, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो नदी ही जो है ऑटोमेटिकली उसे बांटे हुई थी। अब कहेंगे कि ये डिसाइड कैसे होगा कि नदी के दाएं साइड कौन है और बाएं साइड कौन है। तो आप जानते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि नदी की धारा, नदी की स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में बहती है उस साइड से ही जो है नापा जाता है, उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो नेवा नदी
कि जिस डायरेक्शन से आ रही थी तो उस डायरेक्शन से उसे भी मेज़र किया गया। तो उसके राइट साइड जो है सर्वेंट्स क्वार्टर थे, इट मीन्स के वहाँ के जो लेबर्स थे उनके क्वार्टर्स थे, इंडस्ट्रीज़ थे, और राइट साइड लेफ़्ट साइड में, बाएं साइड में विंटर पैलेस थे। क्या कहते हैं, विंटर पैलेस थे, फैशनेबल एरिया थे, पुलिस हेडक्वार्टर्स थे, और भी ड्यूमा थी, ये सब सारी चीज़ें थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो नेचुरली ही जो है वो डिवाइड था। लेकिन 1917 में के फरवरी तक आते आते शहर के अंदर शहर की जो सिचुएशंस है वो ख़राब होने लगी थी। ख़राब होने की दो वजह थी। पहली वजह तो था कि फूड का शॉर्टेज हो रहा था, यानी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी कमी हो रही थी। और ये कमी पहले से भी, जब से वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था तब से चली आ रही थी, लेकिन 1917 के फरवरी में आकर ये कुछ ज़्यादा हो गई। उसके पीछे एक मेन फैक्टर्स ये था कि 1917 में रशिया के अंदर फ्रॉस्ट और स्नोफॉल ज़्यादा हुए थे। फ्रॉस्ट कहते हैं फॉग को, जो ऊपर से कोहरा गिरता है। तो बहुत ज़्यादा कोहरा गिरने की वजह से और स्नोफॉल यानी बर्फ़ आसमान से गिरने की वजह से फसलें ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से फूड की जो है वहाँ शॉर्टेज हो गई थी। इसके अलावा जो दूसरी वजह थी उथल पुथल की, वो थी कि जार ये चाहता था कि जो ड्यूमा है, हालांकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके कि ड्यूमा के अंदर जो थर्ड ड्यूमा 1905 से चली आ रही थी, उसके अंदर ज़्यादातर राजा के ही सपोर्टर्स थे, ज़्यादातर कंजर्वेटिव माइंडेड ही लोग थे तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन सपोर्टर्स थे किंग के। लेकिन फिर भी राजा ये चाहता है कि इस ड्यूमा को जो है वो डिज़ोल्व कर दे। हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान धीरे धीरे उसने ड्यूमा के जो मेन पार्टीज थी उससे कंसल्ट करना भी जार निकोलस सेकेंड ने छोड़ दिया था। और फरवरी 1917 में जार ये चाह रहा था कि इस ड्यूमा को भी डिज़ोल्व कर दे। तो इस वजह से जो है वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे, जो ड्यूमा के मेंबर्स थे, वो नहीं चाहते थे कि डिज़ोल्व हो, इसलिए वो भी किंग के एंटी हो गए थे। और जाहिर सी बात, वो चाहते भी कैसे, भला ही वो किंग के सपोर्टर्स थे, किंग के इशारे पे काम करते थे, लेकिन कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा कि वो अपनी चेयर, अपनी पोजीशंस को छोड़े, या कोई भी थर्ड पर्सन या सेकेंड पर्सन जो है किसी भी इंसान को जो अधिकार मिल चुका है, जो राइट मिल चुका है, वो उसे स्नैच करे, वो उसे छीने। तो इसलिए ड्यूमा के मेंबर्स भी नहीं चाहते थे कि वो क्या कहते हैं, उनके राइट्स को ख़त्म किया जाए, ड्यूमा को डिज़ोल्व किया जाए। इसी बीच 22 फरवरी 1917 में पेट्रोग्राद के फैक्ट्रीज़ के अंदर लॉकआउट कर दिया जाता है। लॉकआउट कहते हैं तालाबंदी को। तालाबंदी वैसी कंडीशंस को कहा जाता है कि जब फैक्ट्रीज़ के मालिक नहीं चाहते हैं कि उनके फैक्ट्रीज़ में वर्कर काम करे, तो वो मेन गेट पे ताला बंद कर देते हैं। तो 22 फरवरी 1917 में लॉकआउट कर दिया गया था फैक्ट्रीज़ के अंदर, जिसके अगेंस्ट में बहुत सारे मज़दूर स्ट्राइक पर चले गए। नेक्स्ट डे 23 फरवरी 1917 में और भी 50 फैक्ट्रीज़ के जो मज़दूर हैं वो भी उनके समर्थन में स्ट्राइक पर चले गए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो ख़ास बात थी कि मैक्सिमम जो फैक्ट्री स्ट्राइक पर गई थी उसकी का नेतृत्व, उसका जो लीडरशिप है वो वुमेन के हाथ में था, महिलाओं के हाथ में था। यही वजह है कि इस दिन को हम लोग इंटरनेशनल वुमेन डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। अब कहेंगे कि वे इंटरनेशनल वुमेन डे तो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है,
लेकिन आप तो अभी बोल रहे हैं कि 23 फरवरी को महिलाओं ने, लेडीज़ों ने जो अपने करेज को दिखाया, अपनी हिम्मतों को दिखाया, अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाई, जार के सामने डटने का जज्बा दिखाया, उसकी वजह से उस दिन को इंटरनेशनल वुमेन डे अनाउंस किया। तो उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे कैलेंडर चलते हैं। आप भी हिंदुस्तान में हैं, हम भी हिंदुस्तान में हैं, तो हमारे यहाँ भी कई तरह के कैलेंडर चलते हैं। जैसे अगर इस्लामिक कैलेंडर को देखिएगा तो हिजरी संवत चलता है, हिंदू कैलेंडर्स को देखिएगा तो शक संवत चलता है, विक्रम संवत चलता है, इंग्लिश कैलेंडर्स है। तो इन सारे के डेट में आप देखिएगा कि वेरिएशन होता है, ईयर के अंदर वेरिएशन होता है, क्योंकि कोई संवत कभी चालू हुआ, कोई संवत कभी चालू हुआ। जैसे विक्रम संवत, शक संवत है, वो 78 AD में स्टार्ट हुआ, तो इसलिए वहाँ से वो काउंटिंग शुरू होती है। तो उसी तरह रशिया के अंदर जिस टाइम में ये इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम में जूलियन कैलेंडर चला करता था, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी किया था 1905 रेवोल्यूशंस में। तो जूलियन कैलेंडर्स जो है के हिसाब से 23 फरवरी था, लेकिन आज के डेट में पूरे दुनिया के अंदर एक यूनिफॉर्म कैलेंडर चलता है, जिसको हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और इस कैलेंडर को भी नेक्स्ट ईयर यानी फरवरी 1918 में रशिया ने भी अडॉप्ट कर लिया था। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है पूरे दुनिया में। इस दोनों में डिफरेंस ये क्या है कि जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो अब आप जोड़ लें, 23 फरवरी को इंसिडेंट हुआ, 8 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो 23 में अगर 13 आप जोड़ेंगे तो पहुंच जाएगा 8 मार्च। तो इस तरह से वो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से है, और अब चूँकि ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है तो इसलिए 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे रखा गया। साथ ही साथ जब ये 23 फरवरी को सब लोग इकट्ठा हुए, तो वो उन लोगों ने रिवर को क्रॉस करके जो फैशनेबल एरिया थे, जहाँ ड्यूमास थे, जहाँ विंटर पैलेस थे यानी राजा का महल था, वहाँ पहुँच गए सारे मज़दूर, और शहर के बीचों बीच उन लोग इकट्ठा हो गए। उस शहर के बीच वाले चौक का नाम था नेवेस्की प्रोस्पेक्ट। इस नेवेस्की प्रोस्पेक्ट नाम के जगह पर सारे लोग इकट्ठा हो गए। जब किंग ने देखा कि ये सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो उन्होंने अपने फैशनेबल एरिया में, यानी जो पेट्रोग्रद का जो अमीरों का शहर था, उसके अंदर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। जब कर्फ्यू इम्पोज हुआ तो लोग धीरे धीरे कर छटने लगे, लेकिन ये सिर्फ हटे थे, टेम्प्रोरी हटे थे। लेकिन फिर नेक्स्ट डे यानी 24 और 25 फरवरी को दोबारा फिर से जो है इस शहर में ये मज़दूर लोग इकट्ठा होना शुरू किया। जब इकट्ठा होना शुरू किया तो राजा ने पहले तो कर्फ्यू लगा ही दिया था। अब जो है इनके ऊपर नज़र रखने के लिए कि ये कोई गड़बड़ी न करे या फिर किसी तरह की तोड़फोड़ न मचाए या किसी भी तरह का जो है इलीगल एक्टिविटीज़ न करे, इसके लिए उन्होंने कैवलरी कहते हैं घुड़सवार सेना को, कैवलरी को अपॉइंट कर दिया था। उसके अलावा पुलिस को रख दिया था कि आप लोग इन सारे के ऊपर जो है नज़र रखें। तो इस तरह से 24 और 25 फरवरी को पूरा शहर जो है वो मज़दूरों से जो है भर गया था। इसी बीच 25 फरवरी को जार और 24 और 25 के बीच जो मज़दूरों का मूवमेंट चल रहा था, तो उसमें एक वीकनेस ये थी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इन्हें मोरल सपोर्ट नहीं मिला था, या फिर कहे फिज़िकल सपोर्ट नहीं मिला था। मोरल और फिज़िकल किसी भी तरह का सपोर्ट इन्हें नहीं मिल सका था, यानी कोई भी नेता इनके आगे नहीं थे। ये लोग जो मज़दूर थे, जो मूवमेंट चला रहे थे, वो अपना लीडर
खुद बने हुए थे, उनको कोई गाइड करने वाला, उनका कोई लीडर्स नहीं था। लेकिन 25 फरवरी को जब जार ने ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया, यानी जो पार्लियामेंट थी रशिया की, जिसे ड्यूमा कहा जाता है, उसे ख़त्म कर दिया। जब ख़त्म कर दिया तब जो है, जो ड्यूमा के मेंबर्स थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने अब जार के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, जार के विरुद्ध, जार के अगेंस्ट में जो है बोलना शुरू किया कि जो राजा कर रहे हैं, जो किया है, वो गलत किया है। और 26 फरवरी से दोबारा जो मज़दूर हैं वो फिर से जो है इस पेट्रोग्राद शहर फैशनेबल एरिया में आने लगते हैं। जब यहाँ आते हैं तब इन्हें जो है अब ऐसे पॉलिटिशियंस का भी सपोर्ट मिलने लगता है, और जब ये इंटर करते हैं तो जो पुलिस हेडक्वार्टर रहता है उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उसके अंदर तोड़ फोड़ मचाते हैं, और भी जो दूसरे गवर्नमेंट्स के बिल्डिंग्स होते हैं उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। जब देखता है किंग यानी जार निकोलस सेकेंड के जो सिचुएशंस है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, अब जो है कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो उसने सेना की मदद ली, यानी जो उस टाइम की जो उनकी मिलिट्रीज़ थी उनकी हेल्प ली। जो कैवलरी थे, घुड़सवार सेना थे, उसे दोबारा अपॉइंट किया, यानी डिप्यूट किया, और फिर जो पुलिस थे उसे डिप्यूट किया कि अब किसी भी तरह जो ये भीड़ है उसको आप उसका डिस्पोजल कर दे, यानी उसे जो फैशनेबल एरिया से निकालकर उसे अपने एरिया में, इट मीन्स कि नोवा रिवर के दाएं साइड यानी राइट साइड में उसे भेज दिया जाए। लेकिन इस बार जो है, जो उनकी कैरेवल होती है, उनकी मिलिट्रीज होती है, उनके अंदर भी म्यूटनी, उनके अंदर भी जो है विद्रोह हो जाता है। और 27 फरवरी को ये जो कैरेवल हैं, जब किंग या इनके बड़े ऑफिसर्स इन्हें ऑर्डर देते हैं कि इन भीड़ पर जो है आप गोली चलाएं, तो ये कैरेवल गोली चलाने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि मैं इन निहत्थे भीड़ों पर गोलियां नहीं चला सकता। इतना ही नहीं, बहुत सारे कैरेवल्स के मेंबर अपने बटालियंस के ऑफिसर्स को भी जो है की भी मर्डर कर देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1857 के रिवॉल्ट में इंडिया के अंदर मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर्स को गोली मार दिया था और रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था। ठीक उसी तरह रशिया के अंदर भी ये जो कैरेवल है थे, कैवेलरी थे, जो घुड़सवार थे, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया और अपने ऑफिसर्स को गोली मार दी। और 3 बटालियन यानी 3 और जो बटालियन थी उसने भी रिवॉल्ट की और सीधे जाकर जो मज़दूर लोग थे, जो मूवमेंट चला रहे थे, उनके साथ मिल गई। जब ये मज़दूर और ये सेना मिल गई तब एक तरह से राजा अब बेबस हो गया, और मज़दूर और सैनिकों ने मिलकर पेट्रोग्राद के अंदर एक सोवियत इस्टेब्लिश की। सोवियत कहते हैं काउंसिल को, परिषद को इस्टेब्लिश की, और इसी काउंसिल को, चूँकि ये पेट्रोग्राद नाम के शहर में इस्टेब्लिश की गई थी, इसलिए इसे पेट्रोग्राद सोवियत कहा जाता है, यानी पेट्रोग्राद की काउंसिल कहा जाता है। तो इस तरह से 27 फरवरी 1917 के अंदर रशिया के अंदर एक रेवोल्यूशंस होता है, और जिसके ज़रिए मोनार्की हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट डे यानी 27 फरवरी को रिवॉल्ट होता है, सोवियत बनती है, और 28 फरवरी को एक डेलीगेट जो है वो विंटर पैलेस जाता है, किंग से मिलने जाता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, आप गद्दी छोड़ दें, क्योंकि अब काउंसिल बन चुकी है, अब वही जो है रूल करेगी और रशिया के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशंस बनाएगी, नया संविधान बनाएगी, और रशिया के अंदर अब जो है उस संविधान के अनुसार, उस कॉन्स्टिट्यूशंस के ज़रिए रूलिंग होगा। तो जो जार निकोलस सेकेंड रहते हैं और उनके कमांडर्स रहते हैं, उनके से
उनके कमांडर भी कहते हैं कि अब ज़िद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, गद्दी छोड़ दे, क्योंकि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। एक बहुत पॉपुलर कविता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो वाइस कमांडर ने भी ज़ार निकोलस को इसी तरह समझाया कि अब ज़िद छोड़ दे और आप जो है सिंहासन को त्याग दे, क्योंकि अब रशिया के अंदर जनता ही शासन करेगी। तो 2 मार्च 1917 को किंग भी अपना पोस्ट यानी किंगशिप से रिज़ाइन कर देता है और जो रशिया का शासन है वो काउंसिल के हवाले कर देता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप जो इस फरवरी के अंदर रेवोल्यूशंस हुए, इसे कहीं कहीं मार्च का भी रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, और आप कई किताबों में लिखा हुआ पढ़ेंगे कि मार्च रेवोल्यूशंस। तो याद रखिएगा ये जो डिफरेंसेस है वो वही जूलियन कैलेंडर्स और ग्रेगोरियन कैलेंडर की वजह से है। अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर्स के हिसाब से पढ़ेंगे तो सारी इंसिडेंट मार्च में हुई, और अगर जूलियन कैलेंडर के हिसाब से पढ़ेंगे तो सारी इंसिडेंट फरवरी के अंदर हुई। लेकिन इतिहास में उस टाइम की घटना है, इसलिए ये पॉपुलर जो है उसी कैलेंडर के हिसाब से है, इसलिए फरवरी रेवोल्यूशन ही कहा जाता है। इसलिए जब एग्ज़ाम में पूछे तो फरवरी रेवोल्यूशंस ही लिखना है। तो खैर, जब 2 मार्च को गद्दी, सिंहासन, थ्रोन छोड़ देता है ज़ार निकोलस सेकेंड, तो उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि अब रशिया का शासन कैसे चले। तो ये तय होता है कि ये सोवियत एक टेम्प्रोरी गवर्नमेंट बनाए और क्या कहते हैं, एक अस्थाई सरकार बनाए कि जब तक नई सरकार रशिया के अंदर नहीं बन जाती है तो ये रशिया के शासन को चलाए। तो इस अस्थाई सरकार का जो हेड है वो लेबर्स पार्टी होती है, क्या कहते हैं, ड्यूमा के अंदर उसका एक मेंबर है जॉर्ज लब्बाब। ये जॉर्ज लब्बाब ही इस टेम्पोररी गवर्नमेंट का हेड बनता है, और ये तय होता है कि पहले रशिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन होगा, जो रशिया के लिए एक संविधान की रचना होगी, और ये तय होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट राइट ऑफ वोट के ज़रिए जो है इसका चुनाव होगा। मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी के ज़रिए जो है इसका इलेक्शन होगा। इट मीन्स के अब जो है रशिया के जितने लोग हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, सबों को जो है राइट ऑफ वोट दे दिया गया, और उसी के ज़रिए जो है तय किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली का वहाँ इलेक्शंस होंगे, और उसके ज़रिए जो गवर्नमेंट आएगी, जो क्या कहते हैं, जो पार्टी जीत कर आएगी या कहें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, उसके ज़रिए रशिया के अंदर शासन होगा। और इस तरह से इस फरवरी रेवोल्यूशंस के ज़रिए रशिया के अंदर जो मोनार्की चली आ रही थी वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। लेकिन रशिया के अंदर या रशिया की प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होती है। कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, कुछ ऐसे इंसिडेंट रशिया के अंदर होते हैं कि रशिया के अंदर हम लोगों को दोबारा कुछ ही दिनों के बाद रेवोल्यूशंस देखने को मिलता है, जिसे हम लोग बोल्शेविक रेवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आफ्टर फरवरी नाम के टॉपिक के अंदर देखेंगे कि आखिर मोनार्की ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, क्या गड़बड़ी हुई रशिया के अंदर कि तुरंत एक रेवोल्यूशंस की ज़रूरत पड़ गई। और इस रेवोल्यूशंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।